दोस्तों इसमें मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और संस्कृत का, सभी का क्लास 6 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना है आपको, आपका मासिक मूल्यांकन अगर अक्टूबर का भी होता है तो आप अक्टूबर का हमें क्वेश्चन पेपर आप सेंड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8469 022 568। इस नंबर पे अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है 2021 में जो बोर्ड जारी कर रहा है, जो प्रिंटेड हैं, उनको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या तो फ़ोटो भेजें या फिर आप पीडीएफ भेजें। तो इस नंबर पे भेजने से आपको क्या है, उसका फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मासिक मूल्यांकन जो है, मंथली असेसमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 2022 एग्ज़ाम के लिए। ये सितंबर माह के लिए जारी किया गया, इसी तरह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए भी जारी किए जा सकते हैं बोर्ड द्वारा। तो ध्यान रखना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। सारे असाइनमेंट्स में से क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्लास 6 का है, सारे सब्जेक्ट देखते हैं। हिंदी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कवि के एक अंश जो दिया गया है कविता का, इसको पढ़ने के बाद प्रश्न नंबर 1 और 2 के उत्तर देने हैं। तो अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। तो इस पूरे कथन को पढ़ने के बाद हमें बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी। तो देखिए, केवल लड़कियाँ पढ़ेंगी तो नहीं पहुँचेगी, केवल लड़के पढ़ेंगे तो नहीं पहुँचेंगे। ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है, जब सब कोई पढ़ लेगा ना, यानी कि सब कोई जो अनपढ़ नहीं रहेगा, जब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा तो ये ज्ञान गंगा सबके आंगन पहुँचेगी। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट करना है। डी ऑप्शन तो आप, जब लोग साक्षर नहीं होंगे तो वो तो अनपढ़ ही रहेंगे ना, तो ज्ञान गंगा नहीं पहुँचेगी। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया पद्यांश में निरक्षर शब्द के लिए कौन सा समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द आया हुआ है। तो अनपढ़ एक शब्द आया हुआ है। अनपढ़ मतलब भी निरक्षर ही होता है और निरक्षर मतलब भी अनपढ़ होता है। तो दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों का मतलब होता है कि बिना पढ़ा हुआ। ठीक है, अंगूठा छाप। अब आके आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो ये पूरा एक वाक्य है। परीक्षा देने वाले को हम क्या बोलते हैं? परीक्षार्थी बोलते हैं। क्षमा करने वाले को क्षमावान बोलते हैं। और क्षमा के योग्य जो होता है उसको क्षम्य बोलते हैं। क्षम्य, क्षम्य। ठीक है, जो क्षमा के योग्य होता है। अच्छा, उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट। ईर्ष्या करने वाले को हम ईर्ष्यालु बोलते हैं और काम से जीव चुराने वाले को कामचोर या आलसी बोलते हैं। सॉरी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बैलों ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा। तो बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त समझा क्योंकि गुफा के पास एक तालाब था, वहाँ ढेर सारी घास और जंगली पौधे भी थे। बैल के लिए वहाँ रहने के साथ साथ भोजन, पानी एवं सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पद का अर्थ लिखना है। तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो इसका अर्थ होता है, जो हमारी निंदा करता है, एक निंदक को हमें अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन और बिना पानी हमारी कमियों को बता करके हमारे स्वभाव को साफ करता है, हमारे स्वभाव को, हमारे आचरण को जो है सही करता है, अच्छा करता है। ये आ जाता है इंग्लिश। नेक्स्ट पेपर जो है आपका, हमने हिंदी का आंसर देख लिया। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द पीपल लिविंग इन द गिवन कंट्रीज कॉल्ड। तो अमेरिका में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? अमेरिकन। नेपाल में रहने वाले लोगों को नेपाली कहेंगे। इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहेंगे। भारत में रहने वाले को भारतीय कहेंगे। तो इस तरह से हम उन लोगों को पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिराइट द यूज गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब। तो इसमें गुड चिल्ड्रेन ऑलवेज नेवर ट्वाइस लाइस। तो ये सब है ना, इनको सही सीक्वेंस में लगाना है और जो अप्रोप्रिएट वर्ड बनेगा वही हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पे गुड चिल्ड्रेन नेवर, यहाँ से लेंगे नेवर टेल्स लाइज। तो अच्छे विद्यार्थी, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, व्हाट डज द लाइन रेंचेंडनेस विल हैंग इट हैड मीन इन द पोएम आई ड्रीम ए वर्ड। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? टू एक्सप्रेस द हर्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी द पोएम सेज रेंचेंडनेस विल हैंग इट मीन्स क्रिमिनल विल बी किल्ड वन डे। यानी कि इस लाइन का आपको अर्थ पूछा गया है ए आई ड्रीम ए वर्ल्ड में से। तो इस लाइन का मतलब होता है कि जो दोषी हैं उनको एक दिन ज़रूर सज़ा मिलेगी, वो मारे जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट डिड सिंदबाद डिसाइडेड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट
व्यूज। तो यहाँ पर सिंदबाद डिसाइडेड टू स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ क्वाइटली इन बगदाद। वो अपना शांतिपूर्ण बाकी का जीवन जो है व्यतीत करना चाहता था बगदाद में। उसके बाद आते हैं हम रीड द पैसेज। तो इस पैसेज को रीड करना है। द सर्वेंट्स लिव्ड इन ए सीरीज ऑफ लो वाइट वॉश्ड आउट बिल्डिंग एट द बैक ऑफ द हाउस। ये वाला पूरा पैसेज आपको जब रीड कर लोगे तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस उनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डिड द सर्वेंट लिव, वेयर डिड द सर्वेंट लिव। तो पहला ही लाइन में लिखा गया है द सर्वेंट लिव्ड के, हाँ तो यहाँ पे लिख देंगे पहले लाइन से आंसर, द सर्वेंट्स लिव्ड इन ए सीरीज ऑफ लो वाइट वॉश्ड आउट बिल्डिंग एट द बैक ऑफ द हाउस। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वर द सर्वेंट वियरिंग। तो यहाँ पे वियर के लिए क्लोथ इन स्पोर्टलेस वाइट कॉटन रोब दैट लुक लाइक लॉन्ग नाइट शर्ट्स। ठीक है, तो ये लिख देंगे द सर्वेंट्स वियरिंग स्पोर्टलेस वाइट कॉटन रॉब्स दैट लुक लाइक लॉन्ग नाइट शर्ट्स। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ तारबूश। तो तारबूश इज़ ए सॉर्ट ऑफ टॉप हैड विदाउट ए ब्रिम एंड देयर इज़ ऑफन ए ब्लैक टैसल ऑन इट। ये लास्ट लाइन में ये पूरा का पूरा आंसर लिखा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणित में पूछा गया आपसे इनमें से कौन पूर्णांक है। तो देखिए पूर्णांक में सारी संख्याएं आती है, जीरो भी आता है, नेगेटिव भी आता है और पॉजिटिव संख्या भी आती है। तो ये नेगेटिव है, ये भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक होता है और पॉजिटिव भी पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। तो ये सभी के सभी इंटीजर यानी पूर्णांक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दिए गई संख्या रेखा के आधार पर कौन सा कथन सही है। तो एन सी से बड़ा है, तो एन जो है सी से बड़ा है, ये आपको बताया है। ठीक है, दूसरा पूछा है सी से एन बड़ा है। ठीक है, एन से जो ये एन है इससे सी बड़ा है क्या, तो नहीं बिल्कुल। देखिए मैं आपको संख्या रेखा के बारे में एक बार बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ये संख्या रेखा का जीरो जो होता है इसके इधर तो आती है प्लस की संख्याएँ और इधर आती है माइनस की संख्याएँ। ठीक है, ऐसे करके माइनस की संख्या है। ठीक है, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है। तो देखिए ये जो आपका नेगेटिव वाली संख्याएं होती हैं, जैसे जैसे आप नेगेटिव में बड़ा नंबर लोगे वो छोटी संख्या होती है। ये छोटी है एक से और दो छोटा है एक से, यानी कि जो छोटी संख्या होती है अगर उसके आगे माइनस लगे, जैसे कि -4 और -12 में से कौन सा बड़ा है, तो -4 बड़ा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जो छोटी संख्या होती है माइनस लगा हो और छोटी संख्या है वो बड़ी होती है बड़ी संख्या से जिसमें माइनस लगा हो, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे जो ये जीरो के इधर है तो माइनस की बात हो रही है और यहाँ पर माइनस की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो एन जो है एन से सी बड़ा है, तो एन से सी बड़ा नहीं होगा। मैंने अभी बताया कि छोटी संख्या बड़ी होती है। एन की जगह क्या होगा 1, इधर यहाँ पे 1 होगा, फिर दूसरा 2 होगा, -3 होगा। तो सी पे तो -3 है, -3 -1 से बड़ा नहीं हो सकता। बी जो देखते हैं सी से एन बड़ा है, तो बिल्कुल सही बात है, सी -3 है और एन -1 है, तो सी से एन बड़ा है, ये सही आंसर है। और जीरो से सी बड़ा है तो ये भी गलत है, जीरो बड़ा है सी से, सी पे क्या है -3 और जीरो आपका बड़ा है। ठीक है, माइनस वाली संख्याएं जो जितनी बड़ी होंगी उतनी छोटी होती हैं। और जीरो से एन बड़ा है तो जीरो से एन बड़ा नहीं है, जीरो ही बड़ा है। जीरो के आगे क्या है -1, -1 जो है यानी कि जीरो से कम हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे 45 में से 56 को घटाना है। तो 45 घटाएंगे, 45 में से 56 को घटाएंगे तो 11 आएगा और वो भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। तो ये 56 नेगेटिव है, माइनस का है तो माइनस का 11 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है -14 + 32 -8 -1 का मान निकालना है। तो देखिए -14 है, 32 है, -8 है, -1 है। माइनस वाली सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो देखिए -14 को मैंने अभी नहीं लिया है, बाद में ले लूँगा। यहाँ पे -8 और -1 को जोड़ दिया तो ये -9 हो गया। ठीक है, फिर -9 और -14 को जोड़ दूंगा। दो एक जैसी संख्याओं को जोड़ देते हैं, एक जैसी चिन्ह वालों को। तो -9 और -14 कितना हो गया 32। ठीक है, सॉरी 23। ठीक है, 23 तो माइनस का हो गया और 32 आपका बड़ा है प्लस का है, तो 32 हमने एज इट इज़ रखा। तो 32 में से 23 गया तो 9 उत्तर आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, एक कार उत्तर दिशा की ओर 17 किलोमीटर चलती है। तो एक कार जो ये है ए पॉइंट से चली उत्तर दिशा की ओर 17 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक पहुँची बी पे, फिर उसी रास्ते वापस वो 21 किलोमीटर वापस आती है। तो इसी रास्ते से यहाँ पर बी से ही ये वापस 21 किलोमीटर जाती है। तो सी पॉइंट पे पहुँचेगी, ए पॉइंट पे तो पहुँचेगी नहीं, ए पॉइंट पे तो 17 किलोमीटर बाद पहुँचेगी, लेकिन ए से भी ज़्यादा चली गई। तो बताइए कार प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी और
किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान तो ए था, यानी कि यहाँ से ये कार इस दिशा में चली गई है, इस दिशा में, दक्षिण दिशा में, क्योंकि अगर ये उत्तर है तो इधर दक्षिण होगा, उसका उल्टे साइड में। और दक्षिण में है तो कितना आगे गई, तो ये 17 जाने के बाद में और कितनी चली गई आगे, 21 जाने के लिए 17 और 4 21 21 मतलब 4 किलोमीटर और चली गई आगे, है ना। तो 21 में से 17 माइनस कर देंगे या 17 में से 21 माइनस कर देंगे। कार की प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या हो जाएगी, 17 माइनस 21 बराबर -4, यानी कि माइनस का मतलब होता है कि उल्टी दिशा, ठीक है, उल्टी दिशा में चली। अगर प्लस होता तो ये सीधी दिशा में चलती, तो उल्टी दिशा में, और डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो अतः कार प्रारंभिक स्थान से 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली गई है या गई है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान पे। विज्ञान जो है निम्नलिखित विकल्पों में से अघुलनशील मिश्रण का उदाहरण बताना है, तो नींबू का रस और पानी घोलोगे तो घुल जाएगा, नमक का घोल घुल जाएगा, चीनी का घोल घुल जाएगा, चाक का चूर्ण और पानी नहीं घुलेगा। चाक आपको दिखाई देगा, चाक के दाने उसमें दिखाई देंगे। आगे है नेक्स्ट, इनमें से सजीवों की तरह निर्जीवों में क्या पाई जाती है, तो एक ही चीज़ पाई जाती है, गति। उसके अलावा श्वास नहीं ले सकते, जनन नहीं कर सकते, अनुकूलन नहीं कर सकते, यानी कि अपने वंश को बढ़ा नहीं सकते, किसी भी परिस्थिति में ढल नहीं सकते, उनको अनुकूलन बोलते हैं। केवल वो गति कर सकते हैं, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, स्कूटर, ये सब गति कर सकते हैं बट है निर्जीव, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कारण बताइए खाना पकाने वाले बर्तन कागज़ या प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते, तो ये सिंपल है, खाना बनाने वाले बर्तन कागज़ व प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते क्योंकि ये सभी पदार्थ दहनशील है, यदि वे बर्तन आग के संपर्क में आएंगे तो जल जाएंगे, तो इस टाइप के बर्तन जो है आग में आएंगे तो जल जाएंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना अन्न के दानों को डंडियों से अलग करना चाहती है, उसे पृथक्करण की किस विधि का चयन करना चाहिए और क्यों, तो रीना को अन्न के डंडियों को अलग करने के लिए थ्रेशिंग प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रम में डंडियों को पीट करके अन्न के दानों को आसानी से पृथक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन जो है, रेगिस्तान में निवास करने वाले जंतुओं में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, यानी कि कैसे वो अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। अनुकूलन का मतलब वही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर जो है पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, कई जंतु अपना भोजन रात को प्राप्त करने के लिए बाहर निकलते हैं, ठीक है। दूसरा है, मरुस्थलीय आवास के कुछ जंतुओं में पसीना नहीं आता। तीसरा है, मरुस्थलीय जीवों के शरीर में ऐसे रसों का स्त्राव होता है जो उन्हें पानी को रोकने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, कुछ मरुस्थलीय जंतु पानी अतिरिक्त संग्रहण करते हैं जिसका उपयोग वो धीरे धीरे बाद में करते हैं, जैसे सांडा और ऊँट। और नेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ जंतु उपापचयी क्रिया द्वारा जल को उत्पन्न कर शरीर में पानी की कमी को दूर करते हैं। उनके अंदर एक अपना एंजाइम होता है जिसके द्वारा वो जल को बना भी देते हैं, ठीक है। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान पे। तो सामाजिक विज्ञान में है, भारत के विभिन्न स्थानों में पूरा पाषाणकालीन औजार मिले, नीचे दिए गए कॉलम को देख करके गलत जोड़े को बनाना है। तो गुजरात और लोथल में जो है, ये क्या है आपका, गुजरात लोथल में जो है हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता मिली है, बाकी सभी जगह पे आपके पूर्ण पाषाण काल के औजार मिले हैं। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, गुजरात में लोथल में क्या है, हड़प्पा संस्कृति मिली है, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पाई संस्कृतियों का मिला है। नीचे है प्रश्न नंबर 2, दिए गए भारत के मानचित्र को देख करके बताइए कि लगभग मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो लगभग मध्य से जो होकर के रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ मकर रेखा लिख दिया है लेकिन ये कर्क रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर्क रेखा कर देना है आपको, कर्क रेखा। बी ऑप्शन आएगा इसमें, सी ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। इसको मैं अभी कर देता हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, ये लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा। अब आके आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो रेखा है, ये जो है इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो है आपका जातीय भेदभाव को जेंडर आधारित भेद, इसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है। इस कथन में गौर कीजिए कि ये बताइए कि इस वाक्य में प्रयोग का इस्तेमाल किस प्रकार का भेदभाव दर्शाता है। तो जेंडर का है इसमें भेदभाव, क्योंकि लड़का होकर अगर रोना अच्छी बात नहीं है तो यहाँ पे लिखा है उसके लिए रोना अच्छी बात नहीं है, जेंडर आधारित भेदभाव है। उसके बाद भारत से संबंधित किन्हीं 2 प्रकार की विविधताओं का उदाहरण सहित समझाना है। तो बहुत सारी भारत में विविधताएं, आप कोई भी लिख सकते हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधता है और भारत के अलग अलग राज्यों में
पहनावे की भी विविधता है। जैसे पहला हम लिखेंगे, भारत में धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। सामाजिक स्तर में भी लोगों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और जो पहनावे की बात करें तो भारत में अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के परिधान वस्त्र पहने जाते हैं। आमतौर पर पुरुष लॉन्ग शर्ट और स्त्रियां सलवार कमीज पहनती हैं। फिर भी अलग अलग राज्यों के पहनावे का प्रचलन अलग है। झारखंड में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे पे गमछा रखते हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं हम जो आपका आकांक्ष देशांतर रेखाएं हैं उसको हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण आकांक्ष रेखाओं को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है। तो चित्र तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण आकांक्ष रेखा कौन सी होगी? विषुवत रेखा 0 डिग्री पे, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री पे, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री पे, ठीक है। दक्षिण में 90 और उत्तर में भी 90। इसके अतिरिक्त 4 और हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री पे है। और उसके बाद में आप और लिख सकते हैं, तीसरा जो है विषुवत व्रत रेखा 66.5 डिग्री पे है उत्तर ध्रुव में, और दक्षिण ध्रुव में 66.5 डिग्री पे जो है आपका दक्षिणी ध्रुव में भी दक्षिण ध्रुव या विषुवत रेखा 66.5 डिग्री पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर ध्रुव में ये है आपका विषुवत रेखा, और दक्षिण ध्रुव में ऐसे ही नीचे है। यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन हमें उसमें दी थी अपने मानचित्र में, तो ये कर्क रेखा है, ठीक है। यहाँ पे मकर रेखा हमने लिख दिया था, वो मिस्टेक है। मकर रेखा होती तो वो टेढ़ी होती, मतलब मकर रेखा इस तरह से बनी होती मानचित्र में, लेकिन ऐसे बनी है तो वो कर्क रेखा है। इसके बाद आते हैं दक्षिणी ध्रुव का व्रत, ये जो है आपका 66.5 डिग्री, ये इस तरह से लिखेंगे। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके बुक से बना सकते हैं। महत्वपूर्ण आकांक्ष एवं ताप कटिबंध। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी विशेषता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की कई विशेषताएं हैं जो अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अलग करती हैं। इन विशेषताओं को कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में आज भी देखा जा सकता है। जैसे कि अभी देखेंगे, हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या देखा जा सकता है आज के टाइम में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह नगरीय सभ्यता एक ऐसा मानना गलत नहीं होगा, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह नगरीय सभ्यता है, ऐसा मानना गलत नहीं होगा। यहाँ पे है लगा लेना, ठीक है, नहीं होगा। कि भारत में सर्वप्रथम सुनियोजित और सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में पनपी थी। नगरीय व्यवस्थाओं की जो नगरों की व्यवस्थाएं जो थी वो निम्न थी। इसमें क्या थे? पके हुए ईंटों के मकान थे। सड़कों का चौड़ा होना था, जो आज की टाइम में भी है, ईंटों के मकान, सड़कें के चौड़ा, और सड़कें समकोण पर कटती थी। आज थोड़ा जो सड़क देखोगे सब जगह पे समकोण पे ही कटती हैं, जिसको चौराहा बोलते हैं। और पानी के लिए निकास व्यवस्था, जो कि नालियाँ बनी हुई थी, और सीवरेज लाइन, और भी कई विशेषताएं थी जो आज के शहरी विशेषताओं से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। इसके अलावा ये नगर व्यापार प्रधान भी हुआ करते थे। तो हर जगह पे आप देखोगे व्यापार की स्पेशलिटी जो है अवेलेबल है। संस्कृत में आ जाते हैं। आपका लास्ट पेपर जो है, अधोलिखितम अनुच्छेद पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी लिखित। तो सब सर्वे बालकाः उपवने क्रीडन्ति, ये जो है पूरा का पैसेज आपको यहाँ तक कंप्लीट पढ़ना है, 2 लाइन का है। और इसके बाद में आपको जो है इसके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो पहला है बालका कुत्र क्रीडन्ति। तो यहाँ पे देखो बालका उपवने क्रीडन्ति, तो उपवने इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में चटका अत्र का विभक्ति प्रयुक्ता। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे जो चटका, तो यहाँ पर यहाँ देखिए तदा सर्वे चटका चूंचू कुर्वन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्वे के तो कुर्वन्ति है, यहाँ पर है संति। तो चटका के साथ कुर्वन्ति और संति, ये दोनों के दोनों जो है प्रथमा विभक्ति को बताते हैं। तो ये प्रथमा, ये वैसे चटका जो है द्वितीय विभक्ति में भी आता है, लेकिन यहाँ पे जब कुर्वन्ति और संति है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रथमा आ जाएगा, द्वितीय आंसर नहीं आएगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्यन उत्तर दे। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्यन उत्तर देना है। तो चलिए उत्तर बता देता हूँ मैं आपको। तो काकः आगच्छति तदा चटका किम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा है, देखिए काका तत्र काक अपि आगच्छति। तो काका आगच्छति तदा सर्वा चटका चिंचुं कुर्वन्ति। तो तदा सर्वा चिटका चूचू कुर्वन्ति। जब काक आ जाता है, ये वाला यहाँ काक जब आ जाता है तो सारी चिड़िया चूँ चूँ करती हैं। तो ये हमें यहाँ लिखना था, काका आगच्छति तदा, तभी सारी चिड़ियाएँ चूँ चूँ करती हैं।
इसके बाद में राघव कम अनुधावती, ठीक है। तो राघव किसको भगाता है, तो राघव काकम अनुधावती, राघव काकों को भगाता है, यहाँ पे अनुधावती लास्ट में है, तो यही आपका फोर्थ का ऑप्शन आंसर है। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपके 6th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा जो वीडियो मिल जाएगा। और आने वाले समय में अगर आप कोई भी पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं जो आप कर रहे हैं तो 8469022568 पर जो है आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, उसका सॉल्यूशन बना देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।